नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। तो बाल विकास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और प्रभावित करने वाले कारकों को भी अपन किस संदर्भ में देख रहे थे? वंशानुक्रम और वातावरण के संदर्भ में। तो वह बाहरी शक्ति जो व्यक्ति को जन्म से प्रभावित करती है क्या कहलाती है? वातावरण कहलाती है। वंशानुक्रम तो हमारी पीढ़ी के गुण होते हैं, परंतु वह बाहरी शक्ति जो हमें जन्म के समय से ही प्रभावित करती है वह क्या कहलाती है? वातावरण। अर्थात अपन आज की क्लास में वातावरण पढ़ने वाले हैं जो पिछली क्लास में अपनों ने शुरू कर लिया था। और वातावरण को भी अपन दो भागों में बांट कर पढ़ रहे थे। कौन कौन सा? जन्म से पहले का वातावरण और जन्म से बाद का वातावरण। तो जन्म से पहले के वातावरण में माँ के पोषण स्तर या माँ की विभिन्न चीजें जो बालक को प्रभावित करती है उन सभी पर अपनों ने विचार किया। अब अपन यहाँ पर वातावरण के बारे में विचार कर रहे थे और अपन वंशानुक्रम पढ़ चुके हैं। तो वंशानुक्रम व वातावरण का अंतर क्या हो सकता है? यदि मैं आपको यूं कहूं कि एक अध्यापक है और उस अध्यापक का बेटा भी अध्यापक बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसका प्रभाव पड़ा है वहां पे? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा है, हम जानते हैं। परंतु यदि एक अध्यापक है और उस अध्यापक का बेटा चोर बन रहा है, तो वहां पर उसे कौन सी चीज प्रभावित कर रही है? वातावरण। बस इतनी सी चीज समझ लो, वंशानुक्रम व वातावरण बिल्कुल क्लियर। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि लगभग क्वेश्चन जो आएंगे इससे संबंधित वो थिंकिंग लेवल के, चिंतन स्तर के प्रश्न आने वाले हैं। तो चिंतन स्तर में इसी प्रकार की चीजें पूछी जाएगी। अध्यापक का बेटा यदि अध्यापक है तो वो उसे वंशानुक्रम प्रभावित कर रहा है, परंतु यदि अध्यापक का बेटा चोर बन जाता है तो वो किस पर गया भाई? उसका वातावरण का प्रभाव पड़ा है उस पर। उसके चारों ओर किसी भी ऐसी चीज ने जिसने उसे प्रभावित किया है उसका प्रभाव पड़ा है। संगत का भी प्रभाव हो सकता है। तो देखते हैं आगे। अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव। तो बाल विकास और बाल विकास में भी बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक और प्रभावित करने वाले कारकों में भी वातावरण का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। और वातावरण में अपनों ने पहले तो देखा जन्म से पूर्व का वातावरण। सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्रभावित करती है, वो माँ है। अब माँ के विभिन्न पक्ष हो सकते हैं, आयु हो सकती है, उनका पोषण स्तर हो सकता है, उनका स्वास्थ्य हो सकता है, उनकी अभिवृत्ति, उनकी अभिरुचि, यानी बहुत सी चीजें हैं जो बालक को प्रभावित करती है। अब देखते हैं अपन जन्म के पश्चात, यानी जन्म पश्चात का जो वातावरण है वो बालक को किस रूप में कहां प्रभावित करता है। तो उसके जो विभिन्न मोटे तौर पर जो बिंदु बनते हैं वो अपनों ने देख लिए थे। जिसने भी नहीं देखे हैं वो पीछे की क्लास में देख सकता है। यहाँ पर अपन एक एक का विस्तृत वर्णन करेंगे जो अपनों ने देखा था। सबसे पहली चीज अपनों ने देखी थी बालक पर बाहरी वातावरण में या जन्म के पश्चात के वातावरण में सर्वाधिक प्रभाव किसका रहता है? परिवार का। तो पहला अपना बिंदु क्या रहेगा? परिवार रहेगा। अब अपन परिवार को समझते हैं। देखिए, एक विद्वान है पेस्टालोजी मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने यूं कहा था कि बालक के लिए या फिर परिवार, यहां पर वे परिवार लिखते हैं तो आप इस तरीके से याद कर लेना कि पैसे पे। पेस्टालोजी ने कहा है कि परिवार बालक के लिए सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। किसने कही? पेस्टालोजी ने। फ्रोबेल ने भी एक बात कही। फ्रोबेल ने क्या कहा? माताएं बालक की
बालक की आदर्श अध्यापिकाएं होती है। ये लो स्क्रीनशॉट लीजिए। परिवार को पढ़ रहे अपन बाहरी वातावरण के संदर्भ में कि जो बाहरी वातावरण है वो बालक को किस रूप में किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो बाहरी वातावरण में सबसे पहले अपन देखते हैं परिवार को। बाहरी का मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर, बाहरी का मतलब बच्चे के जन्म के बाद। तो जन्म के बाद जब वह परिवार में आता है तब उसे सबसे ज्यादा प्रभावित परिवार करता है। अपन यहाँ पर यूं भी समझ सकते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बालक परिवार में आता है और परिवार में विभिन्न चीजें सीखता है। अब मान लीजिए कि एक बालक है, वो माँ बोलना सीख रहा है, दादा बोलना सीख रहा है, नाना बोलना सीख रहा है। किस वजह से सीख रहा है? समाज में तो गया ही नहीं वो किससे सीख रहा है? परिवार से सीख रहा है। उसी प्रकार से बालक है वो विभिन्न हरकतें करना सीखता है, बालक हंसना सीखता है। आपने देखा होगा कि जब बहुत छोटा बालक होता है तो उसे प्यार से खिलाते हैं, और प्यार से खिलाते हैं तो हाँ उसे हंसाने का प्रयास करते हैं, उसे बोलने के लिए माँ, और बालक है वो पीछे माँ करने लगता है। तो उसी प्रकार से बालक है वो सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। और इसीलिए पेस्टोलॉजी ने यूं कहा है कि परिवार बालक के लिए सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। क्यों? क्योंकि परिवार का जो वातावरण है उस पर बालक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। जैसा परिवार होगा, जैसा परिवार का माहौल होगा, वैसा ही बालक बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हो सकता है कि कभी कभार बालक है वो पारिवारिक वातावरण से जब बाहर चले जाते हैं तो फिर वो अपने आप को बदल लेते हैं, स्वयं में बदलाव ले आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रामीण कल्चर का बालक है, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा, परंतु बाहर में जाकर किसी पर्पज से, किसी उद्देश्य से वो बाहर रहने लग जाता है। मान लीजिए किसी अच्छे शहर में रहने लग जाता है, तो फिर वो अपने लाइफ स्टाइल को शहर के अनुसार ढाल लेता है। तो ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो कौन सिखाता है उसे? परिवार। तो पेस्टोलॉजी ने कहा है कि परिवार बालक के लिए सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। फ्रोबेल ने कहा है, देखिए, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। सबसे पहली गुरु बालक की कौन होती है? माँ होती है। वो सबसे पहली शिक्षिका होती है जो बालक को सबसे ज्यादा सिखाती है। तो यहां पर ये दोनों चीजें क्लियर की। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। अब परिवार की भी, ये तो अपनों ने देख लिया, अभी परिवार तो प्रभावित करता है, परंतु परिवार की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव बालक पर देखने को मिलता है? देखते हैं। सबसे पहली बात तो स्नेह या प्रेम। बालक में ये चीज सर्वाधिक प्रभाव डालती है। कैसे? परिवार में यदि आपस में लोगों का प्रेम है, लोगों का स्नेह है और बालक को भी भरपूर स्नेह मिल रहा है, तो बालक भावुक प्रवृत्ति का होगा। बालक हमेशा भावुक प्रवृत्ति का होगा। उसमें वो सभी लक्षण होंगे जो संयुक्त परिवार में रहने के लिए आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे सब लोग प्रेम से बात करते हैं, उसे पास बैठाते हैं, तो उसे भी लोगों के साथ रहने की आदत हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज यदि परिवार की कुछ प्रभावित करती है बालक को, तो परिवार का स्नेह या प्रेम। और इसमें यही नहीं है कि आप बालक के प्रति स्नेह व प्रेम रखो, परिवार के जो लोग हैं ना वो भी आपस में प्रेम व स्नेह यदि रखते हैं तो बालक का अच्छा विकास होगा। और यदि ये लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और बालक के साथ भी झगड़ते रहते हैं तो बालक चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, उसका पूर्ण विकास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका मानसिक रूप या उसका जो मानसिक विकास है वो इसमें लगा रहेगा।
तो वो इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, वो बाहरी चीजों को देख ही नहीं पाएगा और इस वजह से उसका विकास रुक जाएगा। साथ साथ वो ये भी हो सकता है कि नकारात्मक दिशा में भी चला जाए। तो इसलिए बालक में स्नेह व प्रेम अत्यधिक प्रभाव डालता है। बालक के साथ सदैव प्रेम का व्यवहार रहना चाहिए, उसके साथ सदैव स्नेह का व्यवहार किया जाना चाहिए। आजकल अपन टीवी सीरियल देखते हैं तो जैसे ही घर में कोई बड़ी बात होने लगती है तो घर में यदि बच्चा है तो सबसे पहले यूं कहा जाता है कि आप इसको अंदर लेकर जाओ। क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बालक को झगड़ों से, विवादों से दूर रखा जाए और जितना अधिक बच्चे को इन चीजों से दूर रखा जाएगा उतना ही उसका अच्छा विकास होगा, उसे सकारात्मक दिशा मिलेगी। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए परिवार की अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि परिवार के लोगों का दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण जो है वो भी प्रभावित करता है। अब यहां पर मैटर ये करता है कि परिवार के लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण है या व्यापक है। अगर उनकी संकुचित सोच है तो बालक भी वैसा ही बनेगा, वो भी संकुचित सोच लिए हुए होगा, वो भी हर चीज में कोई ना कोई बुराई ढूंढेगा, वो भी नकारात्मक होगा। और यदि बालक के घर में पारिवारिक जो सदस्य हैं उनकी सोच व्यापकता लिए हुए है, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा नहीं करते, वो सामान्यतः दूर की सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, तो वहां पर बालक की अभिवृत्ति भी व्यापक होगी और वो भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कभी भी नहीं करेगा। अब देखिए आप, बालक को ये भी चीज मिली है, ये भी चीज मिली है और दोनों की दोनों सकारात्मक मिली है, तो ये बालक जहां भी जाएगा ना सबका हितैषी बनेगा, सबका पसंदीदा बन जाएगा। और अगर इस प्रकार से बालक का विकास हुआ है या बालक का पालन पोषण या परवरिश की गई है तो ये बालक सदैव लोगों के साथ झगड़ा करता रहेगा। और सामान्यतः विकास के लिए व्यवहार भी बहुत आवश्यक है। माना कि एजुकेशन आवश्यक है परंतु व्यवहार भी अत्यंत आवश्यक है। बहुत सी जगह ऐसे होगी जब आपको व्यवहार की जरूरत पड़ेगी। बहुत से ऐसे सफल व्यक्ति हैं जो बहुत पैसा लिए बैठे हैं परंतु उनके पास से कोई भी बैठना तक पसंद नहीं करता। कारण ये चीजें, क्योंकि वो लोग झगड़ा करते रहते हैं, संकुचित विचारधारा के होते हैं, तो इसलिए उनके पास कोई बैठना तक पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर परिवार का स्नेह, प्रेम या अभिवृत्ति ये चीज प्रभावित करती है। आगे यदि अपन देखें तो देखिए परिवार को माता पिता अधिक प्रभावित करते हैं। बालक को, परिवार में बालक को माता पिता का व्यवहार है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है बजाय अन्य लोगों के। क्यों? क्योंकि वो माता पिता के ज्यादा नजदीक रहता है, उनके साथ ज्यादा रहता है, घुला मिला रहता है, तो इस वजह से इनका प्रभाव बालक पर सर्वाधिक पड़ता है। अब वो किस किस रूप में पड़ता है? देखिए माता व पिता दोनों का बालक पर कैसा प्रभाव है वो चीज तो प्रभावित करती ही है, साथ साथ इन दोनों का आपस में भी कैसा व्यवहार है वो चीज भी बालक को प्रभावित करेगी। और अगर यहाँ पर माता पिता का आपसी व्यवहार संतुलित है, वो भी यदि प्रेम से रह रहे हैं तो बालक भी खुश रहेगा, कभी भी चिड़चिड़ा नहीं होगा। और यदि ये आपस में झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, तो बालक चिड़चिड़ा होगा, बालक का मानसिक विकास रुक जाएगा, बस वो उन्हीं को लड़ते देखेगा। और हिंदी में यदि अपन बात करें तो बहुत से कवि, अब देखिए इतिहास वगैरह उनमें तो तथ्य होते हैं, साहित्य की यदि बात करें, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे वो संस्कृत साहित्य, उनमें कुछ कवि ऐसे आ जाते हैं जो समाज के बारे में बहुत गलत लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही चीज देखी है। परिवार के लोगों के बारे में गलत लिखते हैं। कुछ लोग बोलते भी ऐसे हैं, आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग हमेशा नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर से ही ये चीज देखनी शुरू कर दी। यहाँ पे भी ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं।
जबकि ये दोनों ये अलग होते ही नहीं है, एक ही होते हैं। एक प्रकार के इनके स्वार्थ होते हैं, एक प्रकार के लाभ होते हैं, एक प्रकार की हानि होती है, फिर भी ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो बालक है वो उसी प्रकार का दृष्टिकोण रखने लग जाता है। बालक क्यों सोचता है कि समाज में ऐसा ही होता है, समाज में हर जगह यही चलता है, इसी प्रकार से लोग लड़ते रहते हैं, तो फिर उसका विकास भी उसी रूप में हो जाएगा। तो यहां पर अपनों ने जो चीजें देखी है, अपनों ने देखी है कि परिवार में कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो बालक को सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो अपनों ने देखा कि स्नेह, बालक को स्नेह सर्वाधिक प्रभावित करता है, भरपूर प्रेम दिया जाना चाहिए बालक को। दूसरी बात, बालक को जो प्रभावित करती है वो अभिवृत्ति प्रभावित करती है। और अभिवृत्ति किसकी? सबकी अभिवृत्ति, उसके माता पिता, उसके परिवार के सदस्य, सबकी। उसके बाद अपनों ने देखा कि माता पिता बालक को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। माता पिता का बालक के प्रति व्यवहार, अन्य परिवार के लोगों के प्रति व्यवहार और इनका आपस का व्यवहार, सभी की सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। आपसी व्यवहार भी आ जाएगा, व्यवहार भी आ जाएगा, और अन्य लोगों के प्रति व्यवहार भी आ जाएगा, के प्रति व्यवहार भी आ जाएगा, बालक के प्रति व्यवहार भी आ जाएगा, प्रति व्यवहार आ जाएगा। और ये जो चीज है ना, ये बालक को सर्वाधिक प्रभावित करती है, इन दोनों का आपसी व्यवहार। यदि आपस में इनका बहुत अच्छा व्यवहार है, दोनों अगर प्रेम से रह रहे हैं, तो बालक में भी उसी प्रकार की भावनाएं विकसित होगी, उसी प्रकार की भावनाएं विकास करेंगे। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अन्य चीज जो बालक के विकास को प्रभावित करती है परिवार में, वो है परिवारजनों का व्यवहार, परिवारजनों का व्यवहार। अब ये भी देखिए, इसके बजाय इसका प्रभाव कम पड़ता है, ये महत्वपूर्ण है, ये इतना नहीं है। तो परिजनों का व्यवहार, परिजनों का व्यवहार भी सब प्रकार से होता है। परिजनों का या परिवारजन जो होते हैं, उनका आपस में किस प्रकार का व्यवहार है, उनका बालक के प्रति किसका व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है, और परिवारजनों का बालक के माता पिता के प्रति भी किस प्रकार का व्यवहार है, सभी की सभी चीजें प्रभावित करेगी। देखिए, एक परिवार तो ये है कि संयुक्त परिवार है, ठीक है, और संयुक्त परिवार में लोग हमेशा आपस में प्रेम से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। बालक सदैव हंसमुख रहेगा, हंसमुख रहेगा, सदैव चिंता मुक्त रहेगा, चिंता मुक्त रहेगा, उसी छोटी छोटी संकीर्ण बातों का ज्ञान ही नहीं रहेगा, वो इन सब चीजों से अलग रहेगा। अब दूसरा एक संयुक्त परिवार है, परंतु उसमें सभी लोग जो है वो आपस में ईर्ष्या करते रहते हैं, सभी लोग ईर्ष्या करते रहते हैं। वो ये चीज क्यों लेकर आया, वो लेकर आया तो मैं भी लेकर आऊंगा, उसको आप ज्यादा महत्व देते हो, उसको ज्यादा प्यार मिलता है, इस प्रकार के झगड़े या ईर्ष्या सदैव चलती रहती है। तो वो बालक छोटी उम्र में ही इस प्रकार की बातें करने लग जाएगा, इसी प्रकार की सोच रखने लग जाएगा। और उसकी सोच कहां तक सीमित होगी कि मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ कहीं दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा। वो भी इस प्रकार की नजर रखने लग जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे माता पिता के बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, कौन मेरे बारे में अच्छा बुरा सोच रहा है। और आपने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब बाहर बात सुनकर आते हैं, सबकी सब बता देते हैं, शिकायत कर देते हैं। बहुत ज्यादा लोगों में या बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है। वो किस कारण आती है? इस कारण आती है, परिवारजनों के व्यवहार के कारण आती है। परिवारजनों का व्यवहार ऐसा होता है कि वो लोग संकुचित दृष्टि वाले होते हैं, तो बालक में भी इसी प्रकार का विकास होगा। तो यहाँ पर अपनों ने परिवार से संबंधित सारी की सारी चीजें देखी कि बालक को परिवार में कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो प्रभावित करती है। तो यहाँ पर अपनों ने क्या देखा,
अपनों ने 4 चीजें देखी है बालक के संदर्भ में: स्नेह, अभिवृत्ति, माता पिता व परिवार जनों का व्यवहार। ये लो, ये 4 चीजें हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर यदि देखें तो ये भी पहला है, ठीक है। जन्म के पश्चात वातावरण जो बालक को प्रभावित करता है, उसमें अपनों ने सबसे पहले देखा है परिवार को। तब परिवार में अपने को वो दोनों कोटेशन भी याद रखनी है जो पेस्टालॉजी ने दी है, फ्रोबेल ने दी है। पेस्टालॉजी ने कहा है कि परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है, जबकि फ्रोबेल ने कहा है कि माताएं आदर्श शिक्षिका होती है या आदर्श अध्यापिकाएं होती है। उसके बाद परिवार की कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो बालक को प्रभावित करती है, तो परिवारजनों का स्नेह, परिवारजनों का व्यवहार, माता पिता का व्यवहार और इसके साथ साथ सभी लोगों का एटीट्यूड, ये सब चीजें बालक को प्रभावित करती है। दूसरा यदि बताएं, दूसरे की यदि बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो है विद्यालय। देखिए यहां पर एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देती हूं, यदि प्रथम कारक यदि मान लिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रथम कारक कौन सा है, जन्म के पश्चात प्रभावित करने वालों में प्रथम कारक कौन सा है, तब तो कौन सा होगा, परिवार होगा। और यदि यूं पूछ लिया जाए कि महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है विद्यालय। ये चीज आप याद रखेंगे। और यहां पर एक चीज और कि बालक को जो प्रभावित करने वाली अनेक सामाजिकरण की एजेंसी है, समाजीकरण की, यानी बालक जैसे ही जन्म लेता है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है, वैसे ही अनेक चीजें उसे प्रभावित करती है, अनेक चीजों का व्यवहार उस पर पड़ता है। तो उनमें परिवार भी होता है, विद्यालय भी होता है। तो इनको अपन क्या कहते हैं, समाजीकरण की विधियां या समाजीकरण की एजेंसी, समाजीकरण की एजेंसीज अपन कहते हैं। तो ये जो समाजीकरण है, यानी बालक का समाजीकरण हो रहा है, बालक अभी तक गर्भ में था, वो बाहर आ गया तो वो बाहरी वातावरण में यानी समाज के टच में आ रहा है। अब यहां पर जो प्रथम कारक है परिवार, ये तो मानी जाती है समाजीकरण की प्रथम एजेंसी, ठीक है। और परिवार के बाद जितनी भी चीजें आएगी, जितने भी प्रभावित करने वाले तत्व आएंगे, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, द्वितीयक एजेंसी में जाएंगे। ये आपको स्पेशली याद रखना है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है परिवार है। इस प्रकार से भी आ जाता है कि परिवार समाजीकरण की एजेंसी है तो प्राथमिक, ठीक है। विद्यालय समाजीकरण की एजेंसी है, ऑप्शन आ जाता है मनोवैज्ञानिक एजेंसी, प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी। तो इनमें से कोई नहीं, तो ये द्वितीयक एजेंसी है। इसके बाद की सारी कौन सी होती है, द्वितीयक होती है। प्राथमिक कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ परिवार। तो यहां पर अपनों ने 2 बातें देखी है, ध्यान में रखनी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अलग सी चीजें हैं। कौन सी, बालक को प्रथम रूप से तो प्रभावित करता है परिवार, और महत्वपूर्ण कारक प्रभावित करने वाला है विद्यालय। आपने देखा होगा कि एक बालक बहुत ही ज्यादा शैतान है, 2 साल के बाद उसने इतनी शैतानियां प्रारंभ कर दी है कि एक ही बेड या चारपाई पर तो वो चद्दर नहीं रहने देता, सोफे टेबल किसी पर भी वो कवर नहीं रहने देता, ठीक है। जब भी किचन में घुसता है तो एक चीज, एक बर्तन वगैरह तोड़कर निकलता है या गिरा कर निकलता है। जब भी बेडरूम में जाता है तब 1-2 चीजें नीचे गिराता है। अगर बैठक में चला जाएगा तो शोकेस में से 2-3 चीजें वो गिराता है। तो इसलिए सब लोग ध्यान रखते हैं कि वो जा कहाँ रहा है, और फिर पहले से ही तैयार रहते हैं कि वो ऐसी हरकतें। और कुछ घरों में तो ऐसे भी होता है कि जो बालक ज्यादा शैतान होता है ना, तो
ये देखते हैं कि बालक का हाथ कहाँ कहाँ तक पहुंच सकता है, और फिर जैसे ही मान लीजिए कि बालक का हाथ यहां तक पहुंचता है तो इस जगह से सारी की सारी चीजें ऊपर रखी जाती है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, ये रखी जाती है। परंतु वो ही बालक जैसे ही 3 वर्ष का हुआ उसको विद्यालय में भेज दिया जाता है। माँ बाप भी उसे जल्दी भेज देते हैं, क्योंकि वो भी यूं सोचते हैं कि थोड़ी देर जाएगा तो हो सकता है वो दूसरे बच्चों के साथ सामंजस्य बैठाने के चक्कर में सुधर भी जाए। साथ साथ यूं भी होता है कि थोड़ी देर वो घर का काम भी समेट ले। तो वो 3 साल के, और आजकल तो नॉर्मली यूं होता है कि प्रत्येक बच्चे को ही स्कूल में डाल दिया जाता है, भर्ती करवा दिया जाता है। तो अब उस बालक को जो बहुत ज्यादा शैतान था उसको विद्यालय में भेजा गया। विद्यालय में जैसे ही वो गया तो अब वहां पर यूं था कि बालक है वो माता पिता से नहीं डरते पर बाहर वालों से डरते हैं। तो वहां पर जो टीचर था, चाहे लेडी टीचर हो, अब उन लोगों ने उसको लाइन में बैठना, समय पर खाना खाना, समय पर पानी पीना, इस प्रकार की चीजें, विद्यालय में तो अनुशासन होता है तो उन्होंने वो सिखाई। वो सीखकर बालक इतना समझदार हो गया, और जब इतना ज्यादा एक्टिव था तो प्रतिभाशाली तो बालक है ही है। उसने बाहर की चीजों को इतना ज्यादा सीखा कि घर में भी यदि कोई असमय यानी गलत टाइम पर कुछ भी करता हो, खाना खाता हो, पानी पीता हो, या गलत तरीके से करता हो, तो वो उनका भी ध्यान रखता है। फिर वो इतना ज्यादा समझदार हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय उसे सर्वाधिक प्रभावित करता है, और विद्यालय में जाकर बालक पूरा का पूरा बदल जाता है। तो इसलिए प्रथम कारक तो है प्रभावित करने वाला परिवार, और महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विद्यालय। प्राथमिक एजेंसी मान पूछ ली जाए कि समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी या प्रथम एजेंसी कौन सी है, तो परिवार है, और द्वितीय एजेंसी पूछ ली जाए तो वो विद्यालय। सामान्यतः ये ही 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य माने जाते हैं। तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं दोनों में से पूछे जाते हैं। इनके अलावा में से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी उदाहरण होगा कि इनमें कौन सा कारक काम कर रहा है, ये चीज पूछी जा सकती है, परंतु इस प्रकार से महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में कोई भी चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं विद्यालय को। तो विद्यालय में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बालक को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षक की अभिवृत्ति। एक शिक्षक तो ऐसा होता है जो हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। कोई भी बालक आता है, हाँ बेटा आओ बताओ, सर मुझे इसने मारी, अच्छा तू इधर आ, क्यों मारी भाई तूने इसको, और बेटा प्रेम से राघव। बस एक शिक्षक ऐसा है जो हमेशा क्रोध में रहता है, सर मुझे उसने मारी, अब सर जी ने उसको भी बुलाया और इसको भी बुलाया और दोनों को 2-2 चपत लगा दी। बालक भयभीत हो जाएगा, बालक की सोच संकुचित हो जाएगी, वहां पर दब जाएगी। वो उस शिक्षक से इतना ज्यादा डरने लगेगा, भयभीत रहने लगेगा कि वो उस शिक्षक के सामने कुछ सोच ही नहीं पाएगा। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जवाब आता है, प्रश्न आता है, परंतु फिर भी वो शिक्षक को देखकर भूल जाते हैं, दिमाग में ही नहीं आता, याद ही नहीं रहता। तो उसी प्रकार से शिक्षक का जो एटीट्यूड है वो बालक के प्रति किस प्रकार का है, वो चीज जो है वो सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो शिक्षक यदि हंसमुख है, स्नेह का स्वभाव वाला है, तो वहां पर जो बालक है वो ज्यादा विकास करेंगे बजाय इस शिक्षक के यहाँ रहने वाले बालकों के। ठीक है, हालांकि यूं कहा जाता है, हमारे समाज में यूं कहते हैं कि मतलब जिससे लाड़ प्यार दिया जाता है वो बिगड़ जाता है, परंतु मनोविज्ञान अलग है। मनोविज्ञान यूं कहता है कि प्रेम से ही बालक को जीता जा सकता है, प्रेम से बालक को बदला जा सकता है। मनोविज्ञान यूं कहता है कि बालक की आदतें सुधारने के लिए उसे पुनर्बलन दो, उसे पुरस्कार दो, उसे प्रतिस्पर्धा में डाल दो, परंतु मारो मत। तो इसलिए यहाँ पर
मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि अपन देखें तो शिक्षक का व्यवहार या शिक्षक की व्यवहार भी प्रभावित करता है। अपन व्यवहार को भी देख लेते हैं। शिक्षक की अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, और उसके बाद एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण। शिक्षक का व्यवहार, अब शिक्षक का जो व्यवहार है वो बालक को दो तरीके से प्रभावित करता है, या शिक्षक के व्यवहार को दो रूपों में देखा जाता है। किस रूप में? एक तो उस बालक की जिसका अध्ययन अपन कर रहे हैं, उस बालक के संबंध में शिक्षक का व्यवहार ये भी मैटर करेगा। साथ ही साथ शिक्षक का अन्य बालकों के प्रति व्यवहार, अन्य बालकों के प्रति व्यवहार भी यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा। मान लीजिए कि शिक्षक सभी बालकों के प्रति एक जैसा व्यवहार रखता है, समदृष्टि रखता है, तो वहां पर सभी बालक प्रेम से रहेंगे, सभी बालकों का उचित क्रम में विकास होता रहेगा। और यहाँ पर यदि शिक्षक ऐसा है कि वो कुछ बालकों को तो बहुत अधिक महत्व देता है, उनको कुछ भी नहीं कहता, उनको अच्छे से समझाता है, जबकि कुछ बालकों को मारता रहता है, डांटता रहता है, फटकारता रहता है, तो वहां पर इस बालक में नकारात्मक भाव आएंगे। वो शिक्षक के प्रति भी आएंगे और विद्यालय के प्रति भी आ जाएंगे, विद्यालय के प्रति भी आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि शिक्षक को सब विद्यार्थियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, और अच्छा ही नहीं तो कम से कम एक जैसा तो जरूर रखना चाहिए। यदि शिक्षक डांट रहा है तो सबको, अब जैसे मान लो कि एक टीचर है, वो क्लास में गई, सब बच्चे शोर कर रहे थे, हालांकि उसने 2-3 को देखा, बाहर आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, जाकर सबको सजा दे दी, सबको सजा दे दी, तो बालकों में किसी प्रकार का संकीर्ण विचार नहीं आएगा। और वहां पर ऐसा हुआ कि शिक्षक क्लास में गया तो जैसे देखा कि 2-3 बच्चों ने उन्हें यूं कह दिया जो उसके प्रिय थे, उन्होंने कह दिया कि भाई ये लोग बात कर रहे थे। अब शिक्षक ने उनको सजा दी और वो वहां से चला गया। तो वहां पर बालक है वो नकारात्मक भाव रखेंगे, शिक्षक के प्रति भी रखेंगे, विद्यालय के प्रति भी रखेंगे, साथ साथ उन विद्यार्थियों के प्रति भी द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाएगा जिन्होंने उनकी शिकायत की है। तो इसलिए वहां पर यदि शिक्षक उन विद्यार्थियों की बातों पर ध्यान नहीं देकर सबको सजा दे तो भी बालक में संकीर्णता नहीं आएगी। तो इसलिए जैसे ही बालक घर से बाहर निकला, विद्यालय में गया, तो विद्यालय में शिक्षक का एटीट्यूड और शिक्षक का बिहेवियर दोनों की दोनों चीजें हैं वो बालक को प्रभावित करती है। उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिस पर आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें भी इससे संबंधित विचार है, और जो अधिनियम 9 था 2009 उसमें भी इस पर बात की गई थी। शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात भी है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसीलिए वर्तमान में है वो निर्धारित किया गया है कि इतने विद्यार्थियों पर इतने शिक्षक नियुक्त होंगे। तो इस चीज पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। अब ये चीज कैसे प्रभावित कर रही है? एक क्लास में 200 बालक बैठे हैं, 200 विद्यार्थी बैठे हैं, नॉर्मल बात थी। अब तो ध्यान दिया जा रहा है, पहले थी तो नॉर्मल बात थी, 200 150 100 बच्चे हैं वो एक क्लास में होते थे। अब यहां पर एक शिक्षक है, एक शिक्षक क्लास में आया है, क्लास में आया तो पहले बच्चे डरते बहुत थे, शिक्षक को जैसे ही देखा वो डरते थे, चुप हो जाते थे। आजकल की बात अलग है, क्योंकि आजकल बालक को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, तो आजकल की बात अलग है। और पहले की यदि अपन बात करें तो लगभग 200 बच्चे क्लास में बैठे हैं, शिक्षक जैसे ही आया तो बच्चे बिल्कुल चुप हो गए। अब यहाँ पर शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया, पीछे वाले विद्यार्थी कुछ तो सो रहे हैं, विद्यार्थी सो रहे हैं और शिक्षक को पता भी नहीं चलता। यदि बीच में कोई विद्यार्थी बैठा
हवाई जहाज बना के चला रहा है अपनी टेबल पर, अपनी चेयर पर, तो भी शिक्षक को कुछ भी पता नहीं चलता। हवाई जहाज जानते हो ना, कौन से अमेरिका से आए हो भाई, आप भी जानते हो, कागज की खूब नाव बना बना कर तैराई होगी पानी में। तो उसी प्रकार से एक जो शिक्षक है वो इतने विद्यार्थियों में सब पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कम से कम इतना होना चाहिए कि 40 तक ही विद्यार्थियों की संख्या रखी जाए, ज्यादा विद्यार्थी नहीं हो। और अगर इतनी संख्या पर एक शिक्षक है तो वो सभी पर अच्छे से ध्यान दे पाएगा, और अच्छे से ध्यान दे पाएगा सभी बालकों पर, तभी तो सभी बालकों का अच्छे से विकास होगा। अन्यथा तो पीछे के बालक है वो मस्ती करने में, और बालक दूसरों से भी प्रभावित होता है। एक बालक यदि पढ़ने वाला है फिर भी उसे आगे जगह नहीं मिली, वो पीछे बैठ गया, तो वो उन्हीं विद्यार्थियों से प्रभावित होकर उनके साथ वैसे ही कार्य करेगा। तो इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात, जिस पर वर्तमान में सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है, ये चीज भी बालक के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती है। आगे यदि अपन बात करें अगले कारक की, तो शिक्षक की अभिवृत्ति होगी, व्यवहार हो गया और अनुपात हो गया। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है, विद्यालय का भौतिक वातावरण, वो भी शिक्षार्थी को प्रभावित करता है। अब भौतिक वातावरण में क्या हुआ, भौतिक वातावरण में कि यदि यहां पर आधुनिक संसाधन है, आधुनिक संसाधन है, या फिर यूं कहें कि अच्छी व्यवस्था है बालक के पढ़ने की, बालक के बैठने की, तो वहां पर बालकों का विकास अच्छे से होगा। कोई कट्टे ले लेकर भी विद्यालय में गया है क्या पढ़ने के लिए? अगर कोई भी गया है तो वो कमेंट करके बताएं। आजकल बच्चों को बड़ी सुविधाएं दी जाती है, स्कूल एसी होते हैं, अच्छी टेबल चेयर दी जाती है, ये पुरानी बातें थी। तो बैठने की अच्छी व्यवस्था है, अच्छे पानी पीने की व्यवस्था है, गर्मी सर्दी बच्चे का ध्यान रखा जाता है। तो वहां पर यदि भौतिक वातावरण अच्छे से उपलब्ध करवाया जाता है तो वो बालक जो आसपास का वातावरण होगा उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, और उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे तो बालक अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए कि एक विद्यालय में बालक पढ़ रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, लाइट चली गई। अब लाइट जैसे ही गई, शिक्षक भी ऐसे ऊपर देखेगा, विद्यार्थी भी ऊपर देखेंगे, और फिर जो किताबें पढ़ने के काम आ रही है वो तो हवा लेने के काम आएगी। विद्यार्थी कहाँ से पढ़ेगा? तो इसलिए, और आपको एक बात और बता देती हूँ कि मनोविज्ञान यूं कहता है कि यदि बालक को आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, बालक की शिक्षा के प्रति अभिरुचि विकसित करना चाहते हैं, किताबों के प्रति अभिरुचि विकसित करना चाहते हैं, तो उसे वातावरण ऐसा दो जो बाहर के प्रतिकूल हो। बाहर के मतलब अगर गर्मी है तो उसे एसी में बैठाओ, और यदि सर्दी है तो उसे हीटर लगा के रूम में बैठाओ, तब बालक अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। मनोविज्ञान ये कहता है, मैं नहीं कहती हूं। तो यहाँ पर विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, उसकी एजुकेशन को प्रभावित करता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण की। देखिए, प्रबंध व प्रशासन का आपसी व्यवहार, प्रशासन का आपसी व्यवहार या आपसी तालमेल। प्रबंधक और प्रशासक जो होते हैं उनका यदि आपसी व्यवहार सही नहीं है तो वहां पर ये दोनों ही आपस में विवाद करते रहेंगे, बालक के विकास की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। और यदि उनमें एकजुटता है, उनमें तालमेल है, मान लीजिए कि जो संस्था का मालिक है, कोई भी संस्था का मालिक है, वो चाहता है कि भी बालक की क्लास है वो 9 बजे शुरू होनी चाहिए। अब उसके पास जो बच्चे आए उसने 9 बजे का उनको बोल दिया। अब प्रबंधन यूं नहीं चाहता कि 9 बजे क्लास हो, वो चाहता है कि 10 बजे हो। अब उन्होंने कुछ बच्चों को 10 बजे का कह दिया। सामान्यतः ऐसा तो नहीं होता, बाकायदा टाइम टेबल किया जाता है। अपन एक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए बालकों में असमंजस की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी।
ये छुट्टी के संबंध में तो आज भी होती है। अब यहां से यूं कयास लगाया जाता है कि वे कल की छुट्टी रखेंगे। कोई भी जो स्पेशल डे हो, कोई भी विशेष दिन हो, उस पर छुट्टी रखने का प्रावधान है। तो यहाँ पर तो आशंका विद्यार्थियों के सामने जताई गई कि भाई छुट्टी रह सकती है। यहाँ पर छुट्टी को स्थगित कर दिया गया। अब यहाँ से स्थगित कर दिया गया और यहाँ पर आशंका जताई गई थी, निश्चित रूप से तो नहीं कहा गया था। अब बालक घर चले गए तो भी उनके मन में यही चलेगा कि छुट्टी है कि नहीं है, छुट्टी है कि नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विद्यालय का वातावरण है वो संतुलित नहीं रह पाता, और संतुलित नहीं रह पाने के कारण यहाँ पर जो भी बालक पढ़ने आते हैं उनमें, और पहली बात, ये प्रबंधक और प्रशासक कौन होते हैं? विद्यालय में माँ बाप का रोल निभाते हैं, यही तो माता पिता होते हैं। ठीक है, माता पिता जैसे घर संभालते हैं वैसे ये विद्यालय को संभाल रहे हैं। तो यदि ये माता पिता आपस में, यानी प्रबंधक व प्रशासक आपस में अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे, तो फिर यहाँ पर बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों का व्यवहार किस प्रकार से होगा? तो इस प्रकार से ये चीजें भी प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर अपनों ने जो चीज देखी है वो विद्यालय को या विद्यालय में बालक को प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं, और उनमें कौन कौन से कारक उत्तरदायी है तो मैं लिख देती हूं। सबसे पहले तो अपनों ने कौन सा पढ़ा? शिक्षक की अभिवृत्ति। दूसरा कारक अपनों ने पढ़ा शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार। और तीसरा कारक अपनों ने पढ़ा शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात। शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात। और उसके बाद चौथा अपनों ने पढ़ा विद्यालय का भौतिक वातावरण। और उसके बाद पांचवा या अंतिम अपनों ने कौन सा पढ़ा? पांचवा या अंतिम अपनों ने पढ़ा प्रबंधक व प्रशासक का आपसी तालमेल। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं अगले कारक की तरफ। सबसे पहला परिवार, उसके बाद विद्यालय। बालक को वातावरण के अंतर्गत प्रभावित करने वाले तत्वों में, तो वातावरण के अंतर्गत सबसे पहले तो उसका परिवार प्रभावित करता है, उसके बाद बालक का विद्यालयी वातावरण प्रभावित करता है, और उसके बाद तीसरा अपनों ने कौन सा लिखा था पिछली क्लास में जब अपनों ने वातावरण से संबंधित तत्व पढ़े थे, या जन्म पूर्व व जन्म पश्चात के वातावरण से संबंधित अपनों ने जो तत्व पढ़े थे उनकी यदि बात करें तो यहां पर अपनों ने कौन सी चीज देखी थी? जन्म पश्चात वातावरण, जन्म पूर्व और जन्म पश्चात। जन्म पश्चात में परिवार देख लिया, विद्यालय देख लिया। तीसरा बात है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक को अपन अलग अलग रूपों में भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समाज, उसके आसपास के परिवार, पड़ोस, सारे के सारे वो लोग आ जाते हैं जो बालक से मिलते जुलते हैं, या वो सारे बच्चे जो बालक के साथ खेलते हैं, वो सारी की सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और संस्कृति में हमारे उत्सव हो जाते हैं, हमारे त्योहार आ जाते हैं, खान पान आ जाता है, वेशभूषा आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें बालक को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यदि अपन इन संबंध में भी देखें तो देखिए, इन दोनों को मैंने अलग इसलिए लिखा है
क्योंकि सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित एक विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस संबंध में गहन अध्ययन किया था और उसके बाद अपना सिद्धांत दिया था। वो कौन थे? वाइगोत्स्की थे। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, इसलिए इनको साथ लिखकर और अपनों ने देखा है। और यदि अपन अकेले समाज को देखें तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वो किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। बांडुरा ने दिया था। अब यहाँ पर अपनों ने दो चीजें देखी है। इन्होंने जो मनोविज्ञान में या बाल विकास में जो सिद्धांत दिया था, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, उसमें इन्होंने उन सभी तत्वों पर बात की थी जो समाज व सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं और जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो बांडुरा ने दिया, उन्होंने केवल सामाजिक तत्वों के बारे में बात की जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन दोनों का ही सिद्धांत मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर यदि अपन निष्कर्ष निकालें कि समाज व सांस्कृतिक वातावरण बालक को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो उस संदर्भ में यदि अपन देखें तो देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समाज की है, जो संस्कृति की है, जो बालक को प्रभावित करती है। उनमें यदि अपन पहले सामाजिक की बात करें तो देखिए सामाजिक परंपराएं जो है वो बालक को प्रभावित करती है। सामाजिक परंपराएं, अब कुछ घरों में तो, कुछ परिवारों में तो ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा संकीर्णता होती है। बहुत ज्यादा संकीर्णता का मतलब होता है कि जो पुरानी मान्यताएं होती है उनको ही वो लोग ढो रहे हैं, तो बालक भी उसी प्रकार का होगा। यानी यदि पुरानी मान्यताओं को लोग पकड़े हुए हैं तो बालक भी उनको पकड़ेगा और उससे आगे निकल नहीं पाएगा। और सामाजिक परंपराओं के साथ अपन सामाजिक मान्यताएं भी ले सकते हैं। मान्यताएं, अब समाज ऐसे होते हैं, मान ले अपन दोनों को एक चीज से समझ लें, शहरी और ग्रामीण। एक ग्रामीण समाज है, एक शहरी समाज है। अब इन दोनों की मान्यताएं और इन दोनों की परंपराएं देखिए, ग्रामीण में जो समाज की मान्यताएं हैं वो बालक को सर्वाधिक प्रभावित करेगी। क्यों? क्योंकि गांव में हम लोग तो, वो एक कवि ने कहा है ना कि तुम्हारे शहर में तो होंगे ऐसे लोग, पर मेरे गांव में तो लोग छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। तो वही बात है कि घर में यदि या किसी के पड़ोस में यदि मकान भी बन रहा है तो 10 लोग आ जाते हैं देखने के लिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो अब जब यहाँ पर इस प्रकार की राय देने के लिए लोग आ जाते हैं तो वहां पर लोगों का आपसी तालमेल, आपसी व्यवहार ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इन चीजों से बालक ज्यादा प्रभावित होगा और जैसे ये चीजें हैं बालक भी वैसा ही बनेगा। शहरी वातावरण में यदि अपन देखें तो शहरों में जो भी हाई सिटीज है, जो भी बड़े शहर है, वहां पर एक परिवार की अपनी अलग मान्यता होती है, दूसरे परिवार की अपनी अलग मान्यता होती है और दोनों को एक दूसरे को किसी से कोई मतलब नहीं होता। उनकी अपनी अपनी मान्यताएं सदैव चलती रहती है, वो प्रभावित नहीं होते। अब यदि ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई बाहर से आ गया तो वो भी 2-4 शब्द दे जाएगा, 2-4 शब्द वहां से ले जाएगा। यहां पर इस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो सामाजिक परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जिस समाज की परंपराएं, जिस समाज की मान्यताएं संकीर्ण है, बालक का विकास भी संकीर्ण मान्यता के आधार पर या संकुचित सोच के आधार पर होगा। जबकि यहाँ पर व्यापक दृष्टिकोण है तो वहां पर, और यदि परिवार या समाज है वो पूरा का पूरा मिलजुल कर प्रेम से रहता है तो वहां पर बालक भी प्रेमी स्वभाव का होगा, वो भी कभी क्रोधी व चिड़चिड़ा नहीं होगा। अब परिवार व समाज की मान्यताओं के साथ ही एक चीज और जुड़ जाती है, और वो कौन सी जुड़ती है? वो जुड़ती है लैंगिक भिन्नता।
लैंगिक भिन्नता। अब ये जो लैंगिक भिन्नता है उसमें अनेक चीजें आ जाती हैं। इस लैंगिक भिन्नता में लैंगिक भूमिका भी आ जाती है। साथ साथ जो बालक है जब अपने आप को पहचानता है, अपने आप को लिंग के आधार पर पहचानता है, अर्थात जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसे पता चलता है कि वह लड़की है या लड़का है, तो वो उसी प्रकार की सोच रखने लग जाता है, उसी प्रकार से अपना विकास करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का था, वो लड़का छोटा था तो उसकी माँ उसकी बड़ी जो बहन थी उसकी फ्रॉक उसे पहना देती थी। वो 7 साल का हो गया तो एक दिन उसकी माँ ने यूं कहा कि चल कपड़े पहनाऊं, और वो उसकी बड़ी बहन की फ्रॉक ले आई। अब वो नहीं पहनेगा। तो इस प्रकार से बालक स्वयं को पहचानने लगता है तो उसकी भूमिकाएं बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं। तो लैंगिक जो भिन्नता होती है उसमें अनेक चीजें आती है। इसमें ये चीज भी आ जाती है कि लिंग के आधार पर सामाजिक मान्यताएं व सामाजिक परंपराएं प्रचलित होती है। सामान्यतः बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है कुछ समाजों में, और बेटी को कम महत्व दिया जाता है। तो वहां पर बेटे व बेटी का विकास जो होता है उसमें भी अंतर दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लैंगिक भिन्नता वो जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर अपन बात करेंगे, परंतु अगली क्लास में। आज अपन देख लेते हैं कि अपनों ने देखा क्या। अपनों ने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखे, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में 2 महत्वपूर्ण कारक जो आपको पढ़ने हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण भी 2 प्रकार का होता है, जन्म से पूर्व का और जन्म से पश्चात का। अपन इस क्लास में पढ़ रहे हैं जन्म के पश्चात का वातावरण। तो जन्म के पश्चात में अपनों ने आज की क्लास में परिवार को देखा, विद्यालय को देखा, उसके बाद अपन देख रहे थे सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। कंप्लीट नहीं हुआ है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।